हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियां वीडियोस के माध्यम से टाइम टू टाइम दी जाती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एमपी एचआरएम कोटा एडमिशन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। दोस्तों, हमने एमपी एचआरएम कोटा एडमिशन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सॉर्ट आउट किए हैं और एक एक पॉइंट को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके एमपी एचआरएम कोटा एडमिशन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी प्रश्न हैं एमपी एचआरएम कोटा एडमिशन से जुड़े हैं, वो सारे आपको क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एमपी एचआरएम कोटा एडमिशन से जुड़ी कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने कोशिश किया है कि इसमें सारे उन पॉइंट्स को कवर अप करें जो एमपी एचआरएम कोटा एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अपने बच्चे का एमपी एचआरएम कोटा से एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। मान के चलते हैं, अगर आपके कोई डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब भी ज़रूर देंगे। लेकिन दोस्तों, आपसे बहुत 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 ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आधी अधूरी जानकारी के साथ अगर आप केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरते हैं तो आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाने के बाद भी, जैसे कि हमने देखा कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट करके बताया कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने के बाद भी एडमिशन के टाइम पर उनके बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ तक कि कुछ बच्चों के एडमिशन कैंसिल भी हो जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ अधूरी जानकारी की वजह से होता है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एमपी कोटा क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एमपी कोटा होता क्या है। तो दोस्तों, प्रत्येक माननीय एमपी जो होती हैं वो अपने एरिया में आने वाले, अपने संसदीय क्षेत्र में आने वाले जो केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 9 तक की क्लासेस के लिए 10 बच्चों के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एडमिशन के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि जिस भी बच्चे का फॉर्म वो रिकमेंड करेंगे एडमिशन के लिए, उस बच्चे के माता पिता जन्म से उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के निवासी हों, उनके संसदीय क्षेत्र के निवासी हों, या फिर नौकरी की वजह से उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है उसमें पोस्टेड हुए हैं, या फिर काम की वजह से माइग्रेटेड हुए हों। ठीक है, तो दोस्तों, एमपी कोटा ये होता है कि एमपी जो है 10 बच्चों के एप्लीकेशन फॉर्म रिकमेंड कर सकते हैं अपने एरिया में आने वाले जो केंद्रीय विद्यालय हैं। ठीक, अब मान के चलते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ एमपी ऐसे हों जिनके एरिया में कोई भी केंद्रीय विद्यालय ना आता हो, यानी कि उनके संसदीय क्षेत्र में कोई भी केंद्रीय विद्यालय ना आता हो। तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे एमपी अपने आसपास, उनके जो आसपास के लगे हुए कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, जो आसपास के लगे हुए संसदीय क्षेत्र हैं, वहाँ आने वाले केंद्रीय विद्यालयों में 10 बच्चों के एप्लीकेशन फॉर्म को रिकमेंड कर सकते हैं एडमिशन के लिए। अब दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि इसके लिए कब आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो फरवरी मार्च से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपको अपने बच्चे का फॉर्म भरना है एमपी कोटा के जरिए, तो आपको अपने क्षेत्र के जो एमपी हैं उनसे कांटेक्ट बना के रखना होता है। फरवरी या फिर मार्च से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए क्या आपके पास कूपन जारी हो गए हैं, तो क्या आप हमारे बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म रिकमेंड कर सकते हैं। फिर जैसा वो बोलें वैसे आपको करना होता है। अब चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि एमपी कोटा में कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 9 तक के बच्चे अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आप अपने बच्चे का कक्षा 1 में एडमिशन कराना चाहते हैं या फिर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 9 तक में किसी भी क्लासेस में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चे का फॉर्म जो है एमपी से रिकमेंड करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा चांस होता है इस बार भी जिन बच्चों का क्लास 1 में एडमिशन नहीं हो पाया जिस भी कारणवश, तो वो निराश ना हो, वो एमपी कोटा से, यानी कि वो अपने क्षेत्र के एमपी से अपने बच्चे का फॉर्म रिकमेंड करवा सकते हैं। अगली बार क्लास 2 में रिकमेंड करवा सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि जो एमपी कोटा के एडमिशन होते हैं वो ओवर द स्ट्रेंथ होते हैं, इसमें सीट की बात नहीं होती है। हालांकि पूरे सेक्शन में जो मैक्सिमम सीट होनी चाहिए वो 50 होनी चाहिए, 50 से ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर एमपी आपके बच्चे का फॉर्म रिकमेंड कर देते हैं तो आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है। तो अदरवाइज़ वो जो है केवीएस के गाइडलाइन के हिसाब से एलिजिबल होना चाहिए। जैसे मान के चलते हैं कि एज का जो क्राइटेरिया है केवीएस के गाइडलाइन के हिसाब से अब एक पर्टिकुलर क्लास में एडमिशन के लिए, तो वो सब आपको फुलफ़िल करना होगा। उसके बाद चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स के सवाल होते हैं कि क्या ऑनलाइन फॉर्म और एमपी एचआरएम कोटा दोनों एक साथ भर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप ऑनलाइन फॉर्म जो कि क्लास 1 में एडमिशन के लिए होता है या फिर क्लास 2 से लेकर उसके ऊपर की क्लासेस के लिए भी जो फॉर्म भरे जाते हैं वो फॉर्म भी आप भर सकते हैं, और एमपी या एचआरएम से भी अपने फॉर्म को आप रिकमेंड करवा सकते हैं। क्योंकि जो ऑनलाइन का सिस्टम होता है, इनकी जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आती है ये पहले आ जाती है, और एमपी एचआरएम कोटा की जो लिस्ट आती है वो जो
ऑनलाइन फॉर्म वालों का जो रिज़ल्ट आता है उसके बाद आता है। तो अगर आपका ऑनलाइन फॉर्म में आ गया है तो आप एडमिशन ले लीजिएगा। और उसके बाद अगर आपका MPHRM कोटा में भी नाम आ गया है तो आप तो फिर आप चाहे उससे कंटिन्यू करिए, चाहे आप MPHRM से कंटिन्यू करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है इसका जवाब ये है कि आप ऑनलाइन फॉर्म और MPHRM कोटा दोनों एक साथ भर सकते हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं और अपना अगला पॉइंट देखते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है कि MPHRM कोटा के लिए आवेदन कैसे करें। तो दोस्तों MPHRM कोटा में आवेदन के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप फरवरी या मार्च में अपने MP को अप्रोच कर सकते हैं, MP के पास जा सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके बच्चे का फॉर्म जो है रिकमेंड करें। दोस्तों आप आवेदन करने के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप रिटन में लिख के दे दें, ताकि MPG को जब भी देखें वो याद रहे कि इस बच्चे का फॉर्म रिकमेंड करना है। तो आप अपनी सारी डिटेल्स, बच्चे का नाम, इसके बारे में हम आगे आपको बताते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके लिए आप अपने बच्चे का नाम और किस केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना है, कौन सी क्लास में एडमिशन लेना है, पेरेंट्स का डिटेल, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें आप जो है उनको देकर आप जो है अपने बच्चे का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिकमेंड करवा सकते हो। अब हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट ये है कि कूपन और MP कोटा लिस्ट क्या है। दोस्तों जो कूपन होता है ये केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा हर MP को दिया गया रहता है। वो एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट पे आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो MP के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। ये कूपन पेरेंट्स को नहीं दिया जाता, ये MP के पास रहता है। जब आप अपनी डिटेल्स MPG को देंगे तो वो MPG आपके बच्चे की जो डिटेल्स है इसी कूपन में भर के केंद्रीय विद्यालय संगठन को देते हैं। फिर उसके बाद अब ये जान लेते हैं कि MP कोटा लिस्ट क्या है। तो दोस्तों जब आप अपने बच्चे का डिटेल भर के देते हैं MPG को, तो MP आपके बच्चे की डिटेल भर के केंद्रीय विद्यालय संगठन को वो कूपन भेज देते हैं जो उनको केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में मिला होता है। फिर वो कूपन केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ जाता है। फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन जो होते हैं एक लिस्ट जारी करते हैं कि इतने इतने बच्चों का इन MP के द्वारा नाम रिकमेंड किया गया था और इन बच्चों का इस केंद्रीय विद्यालय में इस क्लास में एडमिशन हो गया है। तो वो MP कोटा की जो लिस्ट है वो एक नोटिस टाइप की होती है। ये डिफरेंस है। जो कूपन होता है वो एक फॉर्मेट होता है जिस पे MP आपके बच्चे का एडमिशन रिकमेंड करते हैं, और जो MP कोटा लिस्ट होती है एक रिजल्ट होती है, एक नोटिस होती है जिसमें आपके बच्चे का नाम आया रहता है। तो दोस्तों आई होप दैट ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं कि आवेदन में आपको क्या क्या जानकारी देना ज़रूरी रहता है। अगर आप MPHRM कोटा के थ्रू अपने बच्चे का फॉर्म रिकमेंड करवाना चाहते हैं तो आपको MPHRM जी को कौन कौन सी जानकारियाँ देनी रहती हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ और बता भी देता हूँ। तो आपको बच्चे का नाम देना रहता है, और उसके बाद माता या पिता का नाम, उसके बाद पूरा पता मोबाइल नंबर के साथ, क्लास जिसमें एडमिशन लेना है, जिस क्लास में आप अपने बच्चे का एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके बाद उस केंद्रीय विद्यालय का नाम जिसमें एडमिशन लेना है। और दोस्तों अगर आप केंद्रीय विद्यालय का कोड और CBSE एफिलिएशन नंबर भी दे देते हैं तो ये थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्योंकि फिर जो स्कूल का कोड होता है उससे जो है पता लगाने में, MPG को पता लगाने में थोड़ा सा ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, उससे थोड़ा उनको आसानी हो जाती है। अदरवाइज़ आप केंद्रीय विद्यालय का नाम भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं, और बच्चे की जन्मतिथि, इतनी जो डिटेल्स होती है ये आपको देना ज़रूरी रहता है। इतनी डिटेल्स कूपन में MPG को भरना रहता है और आपके बच्चे का जो फॉर्म है वो रिकमेंड करना रहता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि MPHRM कोटा से एडमिशन होने के बाद क्या फ़ीस लगती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि MPHRM कोटा से अगर आपके बच्चे का एडमिशन होता है किसी भी क्लासेस में तो आपके बच्चे की जो नॉर्मल फ़ीस लगती है केंद्रीय विद्यालय में वही फ़ीस लगेगी। उसके बाद आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि MPHRM कितने बच्चों का एडमिशन के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। तो जो MP कोटा होता है दोस्तों, MP कोटा से 10 बच्चों का रिकमेंडेशन किया जाता है, और जो HRM होते हैं जिसे एजुकेशन मिनिस्टर बोलते हैं, तो जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके हाथ में रहता है कि वो कितने भी बच्चों का जो फॉर्म है वो रिकमेंड कर सकते हैं एडमिशन के लिए ऑल ओवर कंट्री में, जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं किसी भी केंद्रीय विद्यालय में। तो दोस्तों इस तरीके से जो राज्यसभा के MP होते हैं वो भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो जिस राज्यसभा के जो MP होते हैं वो जो है उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूंसी होगा वो जो जिस राज्य से वो इलेक्ट हुए हैं वो राज्य उनका कॉन्स्टिट्यूंसी माना जाएगा। तो वहाँ के केंद्रीय विद्यालयों में वो भी 10 बच्चों के एडमिशन के लिए फॉर्म रिकमेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से जो नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड MP लोकसभा और राज्यसभा के होते हैं, वो भी 10 बच्चों के फॉर्म जो है रिकमेंड कर सकते हैं किसी एक केंद्रीय विद्यालय में या फिर एक से ज़्यादा किसी केंद्रीय विद्यालय में ऑल ओवर द कंट्री। तो दोस्तों इस तरीके से आप MPHRM कोटा में जो रिकमेंडेशन होता है वो ऐसे होता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आवेदन करते समय भी कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आवेदन करते टाइम जो है आपको MP के पास जाना होता है और MPG से आपको
आप मौखिक भी कह सकते हैं कि हमारे बच्चे का फॉर्म रिकमेंड कर दीजिए, लेकिन ये प्रॉपर वे नहीं होता। आप एक एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी सारी जानकारी देते हुए उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमारे बच्चे का फॉर्म आपको रिकमेंड करना है, आप जो है रिकमेंड कर दीजिए। और दोस्तों वहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं देने होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे आधार कार्ड वगैरह मांग लेते हैं ताकि बच्चे की जो डिटेल हो वो रहे। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आप जो है दे सकते हैं। खैर वैसे MPHRM कोटा में अप्लाई करते समय आपको कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं होती है जब आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है उसके बाद। अब अगले पॉइंट में देखते हैं, लिस्ट में नाम आने के बाद MPHRM कोटा से एडमिशन करने के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। मान के चलिए MP जी ने आपके बच्चे का फॉर्म रिकमेंड कर दिया और आपके बच्चे का एडमिशन हो भी गया, और फाइनल लिस्ट जो आती है केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से उसमें आपके बच्चे का नाम आ गया। अब आपको केंद्रीय विद्यालय में जाकर एडमिशन लेना होता है। इसकी सूचना आपको केंद्रीय विद्यालय की तरफ से कॉल के माध्यम से या फिर SMS के माध्यम से दी जाती है। 99% ये उम्मीद रहती है कि आपको केंद्रीय विद्यालय की तरफ से सूचना आए SMS या कॉल के द्वारा। लेकिन दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उसके भरोसे ना रहें, हो सकता है कभी कभी डिले हो जाता है, तो आप उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहें बार बार कि MPHRM कोटा की लिस्ट आई है या नहीं आई है। आपको जैसे पता चले कि लिस्ट आई है, आपके बच्चे का नाम आया है, तो आप आगे के प्रोसेस के लिए अप्रोच कर सकते हैं उस केंद्रीय विद्यालय में। तो दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं वो सभी नॉर्मली वही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो नॉर्मल एडमिशन में लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कास्ट कैटेगरी से हैं तो आपको कास्ट का डॉक्यूमेंट, आपको रेजिडेंस प्रूफ देना होगा, आपको जो है TC देनी होगी। अगर मान के चलिए अगर आप क्लास 2, 3, 4 इसमें रिकमेंड करवाते हैं तो आपको पिछले क्लास की जो TC होती है वो देनी होती है, और माता पिता का कोई प्रूफ देना होता है, बच्चे का आधार कार्ड वगैरह देना होता है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो नॉर्मल एडमिशन में लगते हैं वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो MPHRM कोटा एडमिशन से रिलेटेड थे। उम्मीद करता हूँ कि इन सब पॉइंट्स से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि MPHRM कोटा होता क्या है, इसमें एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप बेशक नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।